जय हिंद साथियों, हम लोग बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास की। तो भारत के परिप्रेक्ष्य से आधुनिक भारत कब से शुरू होता है? अगर हम मुगल काल के बात करें, मुगल काल के राजाओं की बात करें, तो उत्तर मुगल शासक जितने भी हुए हैं, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए हैं, वो सारे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आते हैं। अगर यूरोप के वासियों के आने के क्रम में बात करें, यूरोप वासियों के भारत आने के क्रम में बात करें, तो जब से यूरोप वासी समुद्र मार्ग से, समुद्र के रास्ते से भारत आए, तब से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंध काफ़ी समय से स्थापित थे, तो उन यूरोपियों को उन रास्तों को छोड़ करके एक नए रास्ते और इतना लंबा रास्ता अपनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो एक यात्री था मार्को पोलो, जिसने 1254 ईस्वी में चीन और भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में पूर्व की बेशुमार धन संपदा और कृषि संपदा का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद यूरोप वासियों के मन में भारत के प्रति एक और लालसा बढ़ती है कि यहाँ की कृषि संपदा और धन संपदा को अपने देश में ले जा करके उसका उपयोग करें। उसी समय वहाँ पर यूरोप में नए नए उद्योगों का विकास हो रहा था, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, तो उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी और उससे उत्पादित वस्तुओं के लिए एक बाजार की भी आवश्यकता थी, एक नया बाजार वो लोग ढूंढ रहे थे। तो अब इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ने के बाद उनको उनकी आपूर्ति होने लगी, दोनों की आपूर्ति का मार्ग दिखा कि एक तो कृषि संपदा से उनको कच्चे माल की भी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, कच्चे माल की पूर्ति होगी, और यहाँ के लोगों के पास धन संपदा है, तो उनका माल जो उत्पादित वस्तु है उसको भी खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ के लोगों को। पहली चीज। दूसरी चीज है कि उस समय पूरे मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में अरब वासियों का प्रभुत्व था। पूरे सिल्क रोड में जिससे मार्को पोलो ने यात्रा की थी, उस पूरे सिल्क रोड में और लाल सागर से होने वाले व्यापार पर पूरी तरह से अरबियों का नियंत्रण था। अरब वासी इटली में नियंत्रण था। अरब वासी मतलब इटली उस समय का रोम, तो पूरी तरह इटली का नियंत्रण था, रोम का नियंत्रण था उस पूरे मार्ग में, जिससे अन्य यूरोप के देश लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो जब सिल्क रोड से भी कोई मार्ग अगर कोई अन्य यूरोपवासी जाता था तो उसका टैक्स भरना पड़ता था। अगर लाल सागर के माध्यम से भी कोई जाता था, लाल सागर उस समय स्वेज नहर नहीं थी, तो जो यहाँ के जहाज जाते थे लाल सागर तक जा करके इराक में या मिस्र में अपना माल उतार करके उसके बाद उनका जो व्यापार था वो स्थल मार्ग से होता था। तो उसी समय दो देश हुए यूरोप में, एक स्पेन और पुर्तगाल, जिन देशों ने इटली के एकाधिकार को तोड़ने के लिए प्रयास किया। इटली उस मार्ग में पूरी तरह इटली का प्रभुत्व था, तो उस प्रभुत्व को तोड़ने का प्रयास दो देशों ने किया। किसने? स्पेन और पुर्तगाल ने। उन्होंने अपने यहाँ नए नए आविष्कार किए। सबसे बड़ा आविष्कार हुआ कंपास का बारूद का और मानचित्रों को बनाने का आविष्कार किया। जिसके बाद वो लोग चाहते थे कि हम लोग अफ्रीका हो करके एक लंबा रास्ता अपना करके और भारत पहुंचे पूरी तरह समुद्री मार्ग से, क्योंकि उनकी जो नौसेना शक्ति थी वो कहीं ज़्यादा विकसित थी। आगे जब पढ़ेंगे तो इनकी नौसेना शक्ति के बारे में जानेंगे, जिससे इन्होंने पूरे भारत में कब्जा कर लिया। उस समय भारत में नौसेना के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था और यूरोप वासियों के पास नौसेना शक्ति के कारण ही पूरे भारत में कब्जा होता चला गया। अलग बात है। लेकिन अभी बात करेंगे तो उस समय जब कंपास और मानचित्रों का निर्माण हुआ, जिसके माध्यम से वो लोग समुद्री मार्ग से भारत आने के लिए प्रयास करने लगे, उस प्रयास में सबसे पहले यात्री निकला बार्थोलोम्यू डियाज ने एक लंबा मार्ग अपनाया और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा 1487 ईस्वी में। देखिए, ये है अफ्रीका होता है, ऐसा ही कुछ है, ये भारत है, यहाँ पर यूरोप के देश हैं पुर्तगाल और स्पेन। तो ये लोग बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचता है। इसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप, जो
दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है उसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे पहुंचा था बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में, मगर ये 1488 ईस्वी में वापस पुर्तगाल वापस चला जाता है। ठीक है, उसके 10 साल के बाद या एक दशक के बाद एक और यात्री निकलता है 1498 में, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता पता ही था, अब उसको आगे का रास्ता तय करना था, तो कंपास और मानचित्रों के माध्यम से वो केप ऑफ गुड होप होकर के भारत आने वाला पहला यात्री बना वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप होकर के भारत आने वाला पहला यात्री था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत आया भारत के कालीकट बंदरगाह में, जहां पे उसका स्वागत जमोरिन ने किया। और जमोरिन की यह बात अरब वासियों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अरब यहाँ पे भारत और पूर्वी, जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि भारत और पूर्वी देशों के साथ पूरी तरह संबंध स्थापित थे इटली के, इटली रोम या फिर अरब वासियों के। तो उनको जमोरिन की यह हरकत अरब वासियों को कतई अच्छी नहीं लगी। उसी के जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, उसके बाद जब वो वापस गया तो अपने यात्रा खर्च को हटाकर उसने 60 गुना अधिक लाभ कमाया। वास्को डी गामा के व्यापार लाभ को देख करके पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 ईस्वी में अपने आप को पूर्व के देशों के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। 1501 ईस्वी में मैनुअल प्रथम ने अपने आप को व्यापार का मालिक घोषित कर दिया, और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा के साथ में ही 1200 नागरिकों का एक सुसज्जित नौसैनिक बेड़ा भेजता है, जो कि कालीकट आता है। ठीक है, कालीकट में ही 1502 ईस्वी में दोबारा वास्को डी गामा आता है, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं था, अब उसका उद्देश्य था यहाँ पे व्यापार स्थापित करना। पहले क्या आया था, उसने सामान बेचा चला गया, लेकिन अब उसका उद्देश्य था यहाँ पर व्यापार अपने आप को स्थापित करना अरबियों को हटा करके। तो अब 1502 ईस्वी में जब आता है तो उसके साथ पूरा एक नौसैनिक बेड़ा होता है जिसमें पूरी फौज होती है, लेकिन वहाँ पे जमोरिन जो था उसने कालीकट में अपने जो बंदरगाह था उस पे उनको आने से मना कर दिया जमोरिन ने, क्योंकि उस समय वहाँ पे अरब वासियों का नियंत्रण था, जमोरिन भी उनके अंडर में ही था एक तरीके से। तो क्योंकि जब पहली बार जब 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया था, तब जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, तब अरबियों को उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी थी। अब की बार जब 1502 ईस्वी में जब दोबारा वास्को डी गामा आता है, तब वो जमोरिन उसको अपने बंदरगाह पे उतरने की इजाज़त नहीं देता है और उसको युद्ध करना पड़ता है, वास्को डी गामा को युद्ध करना पड़ता है। किससे? अरबियों से। अरब, लेकिन इनके पास बंदूक थी, बारूद था, तो इन लोगों ने वहाँ पे गोलीबारी कर दी, जिसके बाद स्थिति और भड़क जाती है। अच्छा, लेकिन उन पुर्तगालियों ने कोचीन और कालीकट की दुश्मनी का लाभ उठाया, कालीकट और कोचीन की दुश्मनी का लाभ उठाया और कोचीन में 1503 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। कोचीन के राजा से अब वहाँ पे जगह मांगी मालाबार तट पर, और वहाँ पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। उस समय भी अल्बुकर्क उनके साथ में ही था, जिसने ये कोठी स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1503 ईस्वी में जब कोठी स्थापित हुई थी तो उसमें अल्बुकर्क ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी और कोचीन के राजा से संवाद करके वहाँ पे कोठी स्थापित की। ठीक, कोचीन में फैक्ट्री स्थापित होने के बाद 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के सम्राट ने फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया, जिसको यह आदेश दिया गया कि वह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थिति को और मजबूत करे और अरब वासियों से उस व्यापार के एकाधिकार को तोड़ दे, अरब वासियों के भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार को तोड़ दे। और उसको यह भी निर्देश दिया गया कि वह कोचीन, कैनोर, जो उसने उस समय 1502 ईस्वी में आने के बाद जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, उसकी किलेबंदी की जाए। ठीक है, अब चूंकि अरब वासियों का व्यापार घटता जा रहा था और
वो लोग अलग से परेशान हो रहे थे, तो वहाँ का राजा था मूर। मूर ने लाल सागर के पास, लाल सागर के आसपास जितना क्षेत्र था उसमें अपनी चौकसी बढ़ा दी और वहाँ पे आने वाले जहाज़ों को, पुर्तगालियों के जहाज़ों को बर्बाद करने के लिए एक नौसैनिक बेड़े को भेजा। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने मूर से युद्ध करके अरब सागर में, अरब सागर में अफ्रीका के पास अरब सागर में, लाल सागर के पास, वहां पे मूर से युद्ध करके उनके नौसैनिक बेड़ों को तबाह कर दिया और एक नए नए फितौरियों की स्थापना की। कुछ अफ्रीकी देश में करी और कुछ को भारत में स्थापित किया। फितौरिया क्या होता है? फितौरिया वो व्यापारिक या नौसैनिक बेस होते थे जिनसे जो नौसेना को, जो युद्ध करने के लिए नौसेना जाती थी, उनको सहायता प्रदान करी जाती थी। जैसे आजकल भी मान लीजिए बेस, नौसैनिक बेस, जैसे विशाखापट्टनम में अपना एयर बेस होते हैं, सेना के बेस होते हैं, इसी तरह से उस समय नौसैनिक बेस को फितौरिया कहा जाता था। तो नए नए फितौरियों की स्थापना की। कहाँ पर? उसने अफ्रीका में भी करी और भारत में भी फितौरियों को स्थापित करने का प्रयास किया। इसी ने ही, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी का इजाद की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती थी? शांत जल की नीति, जिसमें नए फितौरियों की स्थापना की जाती है और अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया जाता है समुद्र में। नौसैनिक शक्ति को कहाँ पे? समुद्र में बढ़ाया जाता है। इसको कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका प्रतिपादन किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है, इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा अल्बुकर्क। ठीक है, अब बात करेंगे अगले वायसराय की, अल्बुकर्क की, जिसको 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनाकर भेजा गया है। वो तो यहीं पर था ही, पहले से ही था, वायसराय बना दिया गया। इसका पूरा नाम था अल्फांसो दा अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में यह भारत में पुर्तगाली वायसराय बनता है और पुर्तगालियों की सत्ता स्थापित करने में अल्बुकर्क का ही नाम लिया जाता है। अल्बुकर्क ही वह व्यक्ति था जिसने पुर्तगालियों की सत्ता भारत में स्थापित की थी। ठीक है, इसने सबसे पहले 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। 1509 ईस्वी में ममलूक, जो मिस्र का शासक था, ममलूक के द्वारा भेजे गए सैनिक बेड़ों को भी इसने पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1515 के आसपास, 1515 के पास इसने कोलंबो, मलक्का, हरमूज, इस पर भी यह अधिकार कर लेता है। कोलंबो, मलक्का, हरमूज पर यह अधिकार कर लेता है। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, इसने यहाँ पर भारतीय स्त्रियों से विवाह की छूट दी और उसको प्रोत्साहित किया कि यहाँ के पुर्तगाली लोग भारत की स्त्रियों से विवाह करें और यहाँ पे अपने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाएं। ठीक है, उसी समय स्पेन के सम्राट ने, स्पेन भी उस समय आ चुका था भाई, जब एक व्यक्ति पहुंच गया है तो बाकी लोग भी धीरे धीरे आने लगे थे। तो स्पेन भी यहाँ केप ऑफ गुड होप होकर के भारत आने लगे थे, स्पेन वासी। तो स्पेन के राजा ने भारत से और हिंद महासागर से अपने सारे अधिकार हटा लिए। भारत से 1509 ईस्वी की बात बता रहे हैं कि 1509 ईस्वी में स्पेन के सम्राट ने भारत और हिंद महासागर से अपने सारे अधिकार हटा लिए और सुदूर फिलीपींस में अपने अड्डों को स्थापित किया। और यहाँ पे उनके जितने भी फितौरिये थे स्पेन के, वो सभी अफ्रीका से और भारत से हट जाते हैं और सुदूर फिलीपींस में उन्होंने अपना बेस बनाते हैं। इसके बाद जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो पूरी तरह से इनके द्वारा स्थापित हो गई, अल्बुकर्क के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने उस पूरे हिंद महासागर के रीजन को, जिसमें लाल सागर से लेकर के पूरे अफ्रीका तक का रीजन आता है, उसको नाम दिया एस्तादो डा इंडिया। क्या नाम दिया? एस्तादो डा इंडिया। ब्लू वाटर पॉलिसी का ही अग्रिम रूप है एस्तादो डा इंडिया। ठीक है, क्योंकि उस समय पूरी तरह से हिंद महासागर पे एक छत्र राज करते हैं कौन? पुर्तगाली। तो 1515 ईस्वी में जब मलक्का और हरमूज, कोलंबो आदि पर अधिकार तो अल्बुकर्क कर ही लेता है, उसके बाद
1518 ईस्वी में कोलंबो, मलक्का में वो फैक्ट्रियां भी स्थापित की जाती हैं। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। वहां पर फैक्ट्रियां भी स्थापित की जाती हैं। चीन के संचाओ द्वीप में पुर्तगालियों ने भी अधिकार किया और वहां पर भी फैक्ट्रियां स्थापित करी 1518 और 19 ईस्वी में। 1518-19 ईस्वी में चीन के संचाओ द्वीप तक पहुंचने वाले पुर्तगाली ही थे। इसके बाद बात करेंगे पुर्तगालियों के अगले महत्वपूर्ण वायसराय की, नीनो डी कुन्हा की। अगले महत्वपूर्ण वायसराय नीनो डी कुन्हा की, जिसने अपना चार्ज यहाँ पर संभाला 1529 ईस्वी में, और एक साल के बाद वो कोचीन से अपने पुर्तगाली मुख्यालय को उठा करके गोवा ले गया और गोवा में अपना पुर्तगाली मुख्यालय स्थापित किया। अच्छा, फिर उसके बाद जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो पूरी की पूरी गोवा से ही होती हैं। पुर्तगालियों की जितनी भी गतिविधियां होंगी वो गोवा से ही होंगी और गोवा का ही वायसराय पुर्तगालियों का मेन वायसराय बनेगा। नीनो डी कुन्हा की अगली महत्वपूर्ण घटना यह थी कि इसने बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था, उसका युद्ध चल रहा था हुमायूं से। 1534 ईस्वी में हुमायूं ने गुजरात के बहादुर शाह पर आक्रमण किया था और बहादुर शाह ने नीनो डी कुन्हा या पुर्तगालियों से मदद मांगी और उसके बदले में उन्हें बेसिन द्वीप देने की घोषणा करी 1534 ईस्वी में। अच्छा, 1534 ईस्वी से लेकर के 1536 ईस्वी तक हुमायूं गुजरात के आसपास रहता है और उस जो लड़ाई है वो बहादुर शाह से चलती रहती है। मगर 1536 ईस्वी में जब हुमायूं वापस दिल्ली आ जाता है तो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने जो बेसिन द्वीप था वहां पर एक दीवार खड़ी करनी चाहिए पुर्तगालियों और गुजरातियों के बीच में। ठीक है, तो जिसके कारण नीनो डी कुन्हा बहुत परेशान हो गया और उसने जितने भी व्यापारिक मार्ग थे और जो बहादुर शाह से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी उसमें अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके चलते बहादुर शाह परेशान होकर के नीनो डी कुन्हा से बात करने के लिए आता है 1536 ईस्वी में। ठीक है, 1536 ईस्वी के बाद लास्ट 1536 ईस्वी में दिसंबर के आसपास उसको पुर्तगालियों के द्वारा एक जहाज पर बुलाया जाता है। किसको? बात करने के लिए बहादुर शाह को, कि हम तुमसे बात करेंगे कि कैसे ये यहाँ का प्रशासन किस तरह से संभाला जाए, कि तुम्हारे और हमारे बीच में कोई वैमनस्यता न रहे। लेकिन बुलाया तो जाता है, 1536 ईस्वी में उसको बुलाया गया बहादुर शाह को और जहाज में बुला करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद बेसिन द्वीप से लेकर के गोवा, दीव, ये सब पूरा अधिकार पूरी तरह से पुर्तगालियों के अंडर में। अब बात करते हैं कि किस तरह से पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार को धीरे धीरे करके बढ़ाया। तो सबसे पहले इन्होंने नागपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी और वहीं से सैन थोमे में पुर्तगाली बस्ती बसाने की शुरुआत करी सैन थोमे में। और 1536 ईस्वी में बंगाल के शासक महमूद शाह के द्वारा चटगांव और सटगांव में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इनको अनुमति मिल गई 1536 ईस्वी में। उसके बाद अकबर के द्वारा हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई। शाहजहां के फरमान के द्वारा इनको बुंदेल में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई। उसके बाद ये पूरे भारत में एक छत्र राज करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने लगे। ठीक है, इन्होंने व्यापार पर भी अपना कुछ ज़्यादा ही नियंत्रण स्थापित किया, जिसके बाद भारत के व्यापारियों से इन्होंने लूट खसोट मचानी शुरू कर दी। इनके जो भारत के व्यापारी थे वो अगर समुद्र में इनके द्वारा स्थापित कॉर्टेज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे तो वो पुर्तगाली इनके जहाज़ों को लूट लेते थे, भारतीयों के जहाज़ों को लूट लेते थे और पूरे स्थल में भी इन्हीं के द्वारा प्रभुत्व स्थापित किया जा रहा था। कॉर्टेज व्यवस्था क्या थी? कॉर्टेज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी अन्य जो पुर्तगाली नहीं था, अन्य व्यापारी को गोवा के वायसराय से एक पत्र जारी किया जाता था और उसको अनुमति दी जाती थी कि आप व्यापार कर ले। वो उसको कहा जाता था कॉर्टेज व्यवस्था। अगर जिस व्यापारी के पास गोवा के वायसराय का दिया हुआ पत्र नहीं होता था, उस
जहाज को, उस व्यापारी को पुर्तगाली पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। ठीक है, चूंकि पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसके द्वारा वस्तु विनिमय करके ये यहाँ से मसाले और अन्य चीज़ें ले जा सके, इसके लिए ये लोग यूरोप से सोना, चांदी, पारा, तांबा ये सब लाते थे और यहाँ से काली मिर्च और मसाले, केरल के मसाले, काली मिर्च, जो मालाबार तट है उससे उत्पादित जितने भी मसाले थे, मेनली काली मिर्च थी, तो ये लोग उसके द्वारा ले जाते थे। काली मिर्च के संबंध में कहा जाता है कि एक पूरा जहाज भर के सोना आता था, उसके बदले में एक जहाज भर के काली मिर्च ये लोग वहाँ से ले जाते थे। ठीक है, ये हो गया इनकी व्यापार की बात। अब बात करेंगे कि इनके जो उस समय तत्कालीन सम्राट थे, अकबर और मुगल सम्राट थे, उनके साथ कैसे इस संबंध थे। तो पुर्तगालियों को दो लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया। पहला था अकबर, दूसरा था जहांगीर। पुर्तगालियों का भारत आने के पीछे दो कारण थे। एक कारण था इनका व्यापार करना, व्यापार पर एकाधिकार करना, और दूसरा छिपा हुआ कारण था ईसाई मत का प्रचार करना। और वो लोगों की यह मान्यता थी, मानते थे कि अगर हम भारत में जो सबसे बड़ा राजा है, उस समय सबसे बड़ा राजा हुआ अकबर, अगर उसको हम ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं तो भारत की जनता ऑटोमेटिक ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएगी। और उनकी इस मंशा को अकबर ने बहुत हवा भी दी। उसने कई बार 3 डेलीगेशन बुलाए थे कि आप आकर के हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और कई बार ये लोग पुर्तगाली अपने पादरियों को और अन्य लोगों को भेजते थे जो कि अकबर के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाते थे। अकबर को ईसाई धर्म में कम इंटरेस्ट था, उसको चाहिए थे उनसे बंदूक। वो बार बार उनको बुलाता था, उनसे प्रश्न पूछता था और कह देता था कि हमको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आप दूसरे को भेजिए जो आपसे भी बड़े हों। तो इस तरह से उसने कई बार उनको, जो धर्म गुरु थे, जो उनके पादरी थे, उनको कई बार बुलाया और यहाँ पर उनको बार बार वो मना कर देता था। क्योंकि उसी समय उसका बेटा जहांगीर जो था वो अपने बाप के ही विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध वो विद्रोह करने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, जहांगीर भी पुर्तगालियों के संपर्क में था और उनसे इसी तरह की दीक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता था। तो जिसके कारण पुर्तगालियों को लगता था कि या तो अकबर ईसाई में धर्म में परिवर्तित हो जाएगा और नहीं तो जहांगीर तो हो ही जाएगा। क्योंकि बार बार उनका डेलीगेशन जाता था, अकबर को समझाता था। 3 बार उनका पूरा डेलीगेशन गया और 1-2 बार इंडिविजुअल कुछ लोग गए जो कि अकबर को समझाने का प्रयास करते रहे कि ईसाई धर्म की अच्छाइयाँ क्या हैं। लेकिन अंततोगत्वा लास्ट में अकबर ने सारी चीज़ों को दरकिरार करते हुए उनसे बंदूक की मांग कर ली कि आप हमको बारूद और बंदूकें दे दीजिए, जिसको पुर्तगाली समझ गए कि ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है, तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। ये थे अकबर के साथ संबंध। जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर जब राजा बन जाता है तो उसके दरबार में, आपको पता ही है कि जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था, उसके दरबार में जेसुइट संतों की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। जब भी कोई पुर्तगाली या ईसाई धर्म प्रचारक उसके दरबार में जाता था तो उसको यही आभास होता था कि जहांगीर पूरी तरह से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो कुछ आने वाले समय में परिवर्तित हो जाएगा। तो जहांगीर को भी उन लोगों ने बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन जहांगीर भी उनसे केवल तोप और बारूद की इच्छा रखता था। ईसाई धर्म में उसका कोई भी इंटरेस्ट किसी प्रकार का नहीं था। धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आता है कि ये लोग हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बना। जब पुर्तगालियों को यह एहसास हो गया कि जहांगीर और अकबर केवल इनसे केवल लाभ कमाना चाहते थे, ईसाई धर्म में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, तब इन लोगों ने हुगली में और अन्य जगहों पर भारतीयों के साथ बहुत अत्याचार करने आरंभ कर दिए, जिसके बाद उस शासन शाहजहां के हाथ में आता है और वो पुर्तगालियों से बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं था। शाहजहां पुर्तगालियों से बैर मानता था क्योंकि उन्होंने उनकी हरकतें पहले से देख रखी थी कि किस तरह से वो जहांगीर के शासन में, अकबर के शासन में किस तरह से वो अपना
प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे, तो उनसे वो कोई मतलब रखता नहीं था शाहजहां। और हुगली में उन्होंने जब पुर्तगालियों ने भारतीयों के साथ अलग उनके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया, तब उसने शाहजहां ने कासिम खान को भेजा हुगली पर अधिकार करने के लिए। हुगली पर अधिकार करने के लिए कासिम खान 1.5 लाख सैनिकों की फौज लेकर पहुंचता है और 3 महीने के युद्ध के बाद हुगली पर पुर्तगालियों को भगा देता है हुगली से, और करीब करीब 300 बंदियों को अकबर के शाहजहां के दरबार में लेकर के आता है, जिनको या तो मृत्युदंड दिया जाता है और नहीं तो उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी पुर्तगालियों की। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे डच और अंग्रेजों की। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के लेक्चर भी आपको मिलते रहें। और धन्यवाद।